जय हिंद बच्चों। आप सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जिस टाइम एलिजिबल हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए, आप उस टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट बोल दिए। अब हम आपको वेट करेंगे, आप भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हम आप लोगों को क्लास 10th का भूगोल का एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिनमें से हम लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 देखे थे, पार्ट 2 देखे थे, पार्ट 3 देखे थे, पार्ट 4 देखे थे, पार्ट 5 देखे थे, पार्ट 6, 7 और आज वीडियो का पार्ट 8 देखेंगे हम लोग। आशा है कि आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आप वीडियो का देख के आए होंगे और आप उसका नोट्स बना कर आए होंगे। आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है आप सारे विद्यार्थियों के ऊपर कि आप लोग इसको कॉपी में उतार के आए होंगे। और बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। अब आप लोग तो बच्चे ही हैं, हम भी बच्चे हैं, आप लोग भी बच्चे हैं, हम बच्चे हैं। अब हम लोग का शरीर सुबह उठते चोय चोय करता है, तो हम लोग बच्चे थोड़ी, हम लोग बुढ़ा आ गए। आप लोग अभी जवान खून है, आप लोग के अंदर पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा। और मन लगता नहीं कोई चीज़ में, पढ़ने के लिए मन लगता नहीं है, मन को ज़बरदस्ती में लगाना पड़ता है ना। अब एक काम करो कि हम आप लोगों को जो पार्ट 7 तक वीडियो भेजे थे, आप लोग सारे बच्चे नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ये बताइए। बनाए हैं? नहीं बनाए हैं? कौन बच्चा बोल रहे हैं कि सर मेरे घर तरफ लाइट नहीं था। अरे बकलोल, कहीं तो मेरे घर से कनेक्शन करवा लो मेरा घर से कनेक्शन, लाइट मिल जाएगा धक्का धक। लाइट नहीं था, छोटी मोटी प्रॉब्लम हम समझेंगे रे, आपको खुद समझना पड़ेगा। छोटा मोटा सर कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, कॉपी को सर मेरा छोटका भाई जो छोटा है वो फाड़ दिया, पेन चबा दिया सर, कटपेंसिल तोड़ दिया, कटपेंसिल को नोच दिया, इरेजर खा गया। ये सब प्रॉब्लम सर समझेंगे? ये सब प्रॉब्लम हमको खुद से सॉल्व करना है। छोटे छोटे प्रॉब्लम को अभी से ही आप उसे हल करने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम जब आएगी तो आप उस प्रॉब्लम के साथ डरिएगा नहीं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए अभी से ही क्षमता बनाइए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें हम। ये सब कौन सॉल्व करें? किसी का नाक टूट गया सर, नाक से ब्लड आ रहा है सर, अरे भैया तो हम क्या करें, इसे बंद कर दें, टेप लगा दें, ऐसे टेप लगा देते हैं, बंद हो जाएगा ब्लड। अब ऐसा टेप लगाएंगे तो पूरे ऊपर ही बंद हो जाओगे। इसलिए ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम आपका खुद का प्रॉब्लम है, आप खुद समझें। देखो एक बच्चे क्या बोल रहा है, सर आज आप बहुत काला दिख रहे हैं। अरे बकलोल कहीं, सर आज आप बहुत गोरे दिख रहे हैं। अरे गोरे दिख रहे हैं? ओह माय गॉड, पहली बार को हमको बोला कि सर आज आप गोरे दिख रहे हैं। धन्य हो प्रभु आपको, जो भी बोले आपको माता पिता अच्छे संस्कार दिए हैं। आज रात भर खुश रहेंगे, दिन भर खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमको पहली बार कोई बच्चा बोला कि सर आप गोरे दिख रहे हैं। हाँ होता। अरे गोरे हम नहीं है, 3-4 गो लाइट भाव कैले हैं, सेजी पट्टी लाइट है, एक वो सेड लाइट है, एक वो ऊपर लाइट है, एक आप सामने जो कैमरा लगा वो कैमरा में लाइट है। नेचुरल वाइटनेस नहीं है मेरा, नेचुरल जो लाइट है वो ब्लैक है। और ब्लैक ही सही, क्योंकि हर वो काला चीज़ ईमानदार होता है। चाहे देखो भैंस, चाहे देखो कोयला को देखो, चाहे देखो ब्लैक पेन को देखो, चाहे हमको देखो, सब वो चीज़ क्या रहता है, ईमानदार रहता है। आप दिल पर हाथ रख के पूछिए, जो बच्चे काले हैं, क्या आप किसी से छल कपट किए हैं? कभी नहीं किया होगा। वही तो एक देवता है जो भैया पूरा पृथ्वी को, अस्तित्व को बचा के रखे हुए। नहीं काला लोग को हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, कोई बोलेगा तुम लोग को? ना, हमको कोई नहीं बोलेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट पर। हम लोगों ने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 पर, मतलब पार्ट 7 तक ले में हम लोग इस संसाधन एवं विकास चैप्टर जो भूगोल का है उसका पार्ट 2 मतलब आधा भाग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोगों को बचा है आधा भाग। ठीक, हम लोगों ने संसाधनों को कई प्रकार के देखे थे और हर एक प्रकार का उसका अंदर में जो कितना प्रकार था उस सारे को परिभाषा देखे थे, पूरा एकदम खखोर के पढ़ाए हैं, पूरा डिटेल। इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा बच्चे,
आपको हम उस लेवल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाए हैं जिस लेवल का जैक का भी औकात नहीं है क्वेश्चन पूछने का। बता रहे हैं ना बच्चे, आप देखिएगा जैक का क्वेश्चन पूछने का औकात इस चैप्टर से, और हम जो आपको बताए हैं उसका अनुमान लगाइएगा लेवल, क्योंकि लेवल हाई फाई लेवल का है। हम आप लोगों को इसलिए हाई फाई लेवल को बता देते हैं ना, क्योंकि हाई बड़ा चीज को पढ़े हुए रहोगे ना तो छोटा चीज आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन छोटा चीज के प्रति अगर आप खुश हो जाइएगा तो बड़ा चीज जब कोई संकट में आएगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने बड़ा से बड़ा चीज को हासिल करके बैठेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लिए कि नहीं बना लिए? ठीक है, बना लिए तो वेरी गुड, नए बना लिए तो और वेरी गुड, क्योंकि आने वाला 2027 का महापुरुष आप ही हैं और महापुरुषनी भी आप ही हैं। ठीक है, ठीक। हम लोग अब इस संसाधन एवं विकास का मतलब आधा पार्ट कंप्लीट कर लिए, अब आधा पार्ट देखेंगे। आधा पार्ट कंप्लीट कर लिए थे ना, अब अगला पार्ट में देखेंगे इसी का। ये नहीं समझना बच्चे कि हम लोग दूसरा चैप्टर में घुस गए इसको, नहीं, इस संसाधन एवं विकास का हम लोग आधा पार्ट कवर कर लिए हैं, अब आधा बाकी है। ठीक, हम लोगों ने संसाधन के बारे में देखा। अब इसमें ना इस पार्ट अगला पार्ट में, इस चैप्टर के अगला पार्ट में संसाधन के संरक्षण के बारे में बताया गया है। संरक्षण का इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब बचा कर रखेंगे कैसे। देखो कितना बढ़िया मस्त है। पहले संसाधन के बारे में सीखे हम लोग, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं पूरा डिटेल देखें। अब कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय, पुनः पूर्ति क्या है, चक्रीय क्या है, जैव संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं। 12 नॉटिकल मील, ये सब समुद्री क्षेत्र रेखा सीमा, सब चीज देख लिए। अब संसाधन जो मिल रहा है उसको हम लोग बचा कर कैसे रखेंगे, उसके लिए बचा कर रखने के लिए, अर्थात संसाधनों को हम बचा कर रखेंगे। किस नियम से हम लोग बचा कर रखेंगे, क्या करेंगे कि संसाधन जो है उसको हम संरक्षण करके रखेंगे, मतलब पृथ्वी पर उसको खत्म नहीं होने देंगे। थोड़ा थोड़ा उपाय उपयोग करके हम लोग लंबे समय तक कोई संसाधनों को चलाएंगे। जैसे आपके घर में लड्डू आया, मिठाई, आप उसको संरक्षण करना चाहते हैं, इसका मतलब हर एक दिन एक एक लड्डू खाइएगा, तब लड्डू ज़्यादा दिन तक टिकेगा। लेकिन लड्डू आया, एक के दिन में सब धसोर दिए, हाँ सब खा दिए। हाँ, लड़का लोग नहीं खाता है लड्डू, नहीं। आपको कोई लड़की लोग बोलते हैं लड़का लोग के बारे में खाली बोलते रहते सब। अरे बच्चा, हम तुम लोग को कभी बोले कि आप लोग खराब है सो? नहीं, मेरी बहना लोग हैं, मेरी बहना लोग को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। अरे लड़का लोग दलिद्दर है तब तो बोले वो खा जाएगा। आपको बच्ची सोचती है हाँ अभी ठीक बोले, बाकी लोग कहेगा अभी ठीक कैसे बोले रे, उस समय बोले थे तो गलत हो गया, अभी बोले तो ठीक हो गया। मतलब लड़का को बुराई में ही लड़की को खुशी है, यही है कि नहीं? तभी तो बोलते हैं जरत कौन होता है रे। हाँ, आप लोग कौन होता है सारे बच्चे जानते, मेरी बहना लोग अब कभी नहीं होती, अब पता नहीं होती कि नहीं होती है। संसाधनों को संरक्षण करना है, मतलब उसको बचा कर रखना है। तब उसको बचा कर क्यों रखने की बात मन में आया? देखो, जब किसी के घर में तकलीफ होता है ना, तो उस तकलीफ क्या चीज आया उसका सॉल्यूशन तभी हम लोग लाएंगे जब उसका घर में तकलीफ आता है। जैसे आपको बुखार का गोली तभी आएगा जब आपको बुखार लगा है, कि पहले कोई लगा कर रख लिया कि नहीं सर जानते हैं हमको सर 2-4 दिन में तबीयत खराब होने वाला है, चल आज सुइया लगा लेंगे, ले गुप दिया सुइया। बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको सुइया लेने में ठीक लगता है कि गोली लेने में? हमरा तो खैर सुइया लेने में ठीक लगता है। हाँ, सुइया एक बार ले लो। अच्छा, डॉक्टर लोग को ना सुइया, कितना चंगों को सुइया देते समय कितना गाली सुनना पड़ता होगा, बहुत बहुत आधे मुझे कर याद, हम लोग खुद गाली दिए हैं तो। अच्छा, हम लोग को घर वालों जबरदस्ती सुइया दिला देता, पैंट पीछे खोल देगा, ले सुइया खोच दिया। अब डर तो तब लगता था कि जब भैया डॉक्टर लोग बोलते थे ना ना तुम्हारा नहीं है सुइया, तुम्हारे नहीं, और आँख सामने निडिलवा फोड़ता था ऐसे करे, माथा धर लिया अरे भैया, और फिर पूछ भी दिया। कैसा लगता था, लगता अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, इतना भयानक युद्ध होता था। तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था गोली खाने में, सुइया लेने में नहीं। मतलब मेरा कहना है बच्चे कि आपको जब तकलीफ होगा तभी नियम बनेगा। जैसे भारत में कोरोना वायरस आया
तभी हुआ लॉकडाउन। कि ऐसा पहले से बैठल था रे कि नहीं नहीं 3 साल के बाद कोरोना वायरस आने वाला है, लॉकडाउन लग तो ऐसा नहीं था। मतलब कोई चीज़ का तकलीफ होगी तभी आपको तभी कोई ना कोई चीज़ उसके ऊपर नियम बनेगा। मतलब ठेस लगेगा तभी हेंट सूझेगा, सुना गया ना? हाँ, ठेस लगेगा तभी हेंट सूझेगा। ये कहावत इस पर सेट हुआ। कहानी अब खत्म नहीं हुई, कहानी अब मजा आने वाली है। देखो, ब्राजील में अमेज़न का जंगल है जो पूरा दुनिया को 20% ऑक्सीजन यही ब्राजील के जंगल से दिया जाता है। अर्थात पूरा पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न के जंगल को कहा जाता है। हुआ क्या, 1990 और 91 के बीच में जब पूरा पृथ्वी पर देखा गया प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे कोई भी प्रदूषण हो, पृथ्वी पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ रहा था। ब्राजील के लोग ने सोचा कि अगर पृथ्वी पर वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, जल प्रदूषण बढ़ जाएगा तो पूरा पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी। और जब पूरा पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी भैया तो फिर लोग मरना स्टार्ट कर देंगे, एक से एक बीमारी आएगा और लोग पृथ्वी पर से छोड़ के चले जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। ब्राजील वाला निकले होशियार। क्या किए पता है? ब्राजील में एक छोटा सा जगह है, एक छोटा सा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है रियो डी जेनरी। क्या नाम है बच्चे? रियो डी जेनरा। जेनरा है ना? हाँ, जेनरा, रियो डी जेनरा। समझो, आपका किताब में लिखा हुआ है रियो डी जेनरा, आप उसका मतलब समझिए। रियो डी जेनरा क्या है? रियो डी जेनरा एक ब्राजील का क्षेत्र है। क्या है बच्चे? ब्राजील का क्षेत्र है। क्या चीज? रियो डी जेनरा। ठीक। 1992 में जब यह प्रदूषण हाई लेवल का चल गया, पॉल्यूशन टेंडेंसी ज्यादा हाई हो गया पृथ्वी पर, तब ब्राजील का किंग, ब्राजील का पीएम ने सोचा कि अगर हम इसके ऊपर, इस प्रदूषण के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो आने वाला समय में पृथ्वी पूरा संकट में चला जाएगा। उसने दिमाग लगाया कि जो पीएम है, किंग है, वो अगल बगल के देशों को पीएम को पकड़ पकड़ कर बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि बात विचार करना चाह रहा था कि भैया आने वाला समय में प्रदूषण बढ़ जाएगा पृथ्वी पर तो लोगों को बड़ा दिक्कत होने वाला है। उसमें कई देशों के लोग शामिल हुए, जिनमें से सबसे पहला अमेरिका का जॉर्ज H.W. बस थे। उस समय कनाडा का जो पर्यावरण मंत्री थे, जो उस बैठक का, भले ब्राजील का रियो डी जेनरा में संगठन हो रहा था, लेकिन उसका मुख्य अतिथि सेक्रेटरी जनरल जो थे वो कनाडा का पर्यावरण मंत्री मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे, वही उसका मेन मालिक थे। उसके बाद फ्रेंच का राष्ट्रपति थे फर्नांडो कोलोर डी मेलो। नाम भी उठ पटांग। अच्छा, हम लोग को गांव देने वाला अगर आदमी जाता तो कौन जाता पता है? जगदीश, रमेश, सतीश, ये सब जाता, भकलोल, ये सब नाम का आदमी जाता। लेकिन देखना नाम। अच्छा, उनमें से पता है कितने देश को लोग शामिल हुए थे? 170 से भी ज्यादा देश को लोग शामिल हुए थे। सबका बारी आ रहा था बोलने का। अब बोलने का बारी आया, सारा देशों के लोग आया, इधर से ये आया वो आया, और सारा देशों के लोग ने वहां पे बैठकर एक सम्मेलन चलाया। जिस सम्मेलन का मतलब सारे देश के लोग इकट्ठा होकर बैठे, जिसको खोरठा में हम लोग पंचायती बोलते हैं। सारे देश के लोग आया। कहाँ पे आया पता है? ब्राजील का वही शहर रियो डी जेनरा, और वहां पे बहुत सारे देश के लोग आए, इसलिए उसका सम्मेलन नाम पड़ा। इसलिए वहां से उस सम्मेलन का नाम क्या पड़ गया? रियो डी जेनरा सम्मेलन। तो रियो डी जेनरा सम्मेलन क्या है? तो रियो डी जेनरा सम्मेलन पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा था, उसको बचाने के लिए अगल बगल के सभी देशों को आपस में बुलाकर बैठाकर पूछा गया कि इसके ऊपर, इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस बैठक का नाम पड़ गया रियो डी जेनरा सम्मेलन। समझ आ गया बच्चे? जैसे मान लो कि नेवरी कर्मा में पूरा प्रदूषण हो रहा है, तो हम महाराजगंज का भी आदमी को बुलाएं, चकरसार का भी आदमी को बुलाएं, मान लो दातपुर का भी आदमी को बुलाएं, और इधर अमरौल का भी आदमी को बुलाएं, और कहाँ पे बुलाएं?
नेवरीकर्मा में बुलाए। तो एक सम्मेलन हुई, कौन सी सम्मेलन? नेवरीकर्मा सम्मेलन हुई। उसी तरह से ब्राजील के शहर में 170 से अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया था, उनमें से हमारा भारत देश भी शामिल था। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तानियों को लोग था, पाकिस्तानियों वाला प्रधानमंत्री था वहां। हम पाकिस्तान को ना दिल से नफरत करते हैं, चोट्टा को, लेकिन क्या करें, मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन वहाँ से भी है। तो तकलीफ भी होता है कि भाई दहेज में तो पूरा पाकिस्तान लिया जाएगा, कराची सहित सब लिया जाएगा। तुम लोग खाली रेडी रहना, एकदम लाएंगे, घसीट के लाएंगे। सनी देओल गया था, चापानल कबाड़ के लाया, हम जाएंगे उठा के ले आएंगे, चलो। तो आप लोग खाली रेडी रहिएगा, है ना। तब वहाँ पे सारे देशों को लोग गए, भारत के भी लोग गए, अमेरिका भी को भी लोग चले गए। अब सारा लोगों को बात आया बोलने का बारी कि भैया आप लोगों ने अपना अपना राय विचार दीजिए कि इस पृथ्वी पर प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। सारा अमेरिका के लोग ने अपना भाषण दिया, फ्रांस के लोग ने अपना भाषण दिया, कनाडा के लोग ने अपना भाषण दिया। और यह सम्मेलन चल रहा था कब? 1992 में। उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो बता दे बच्चे, हमारे देश का सबसे कचड़ा प्रधानमंत्री में से यही पीवी नरसिम्हा राव थे। अब हम क्या बोले इसके बारे में, तो जब जिस समय डिटेल बताएंगे ना इसके बारे में, हम सोचिएगा कि कैसा प्रधानमंत्री है। सबसे बढ़िया अगर हमको प्रधानमंत्री लगता था तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति के पद पर जो सबसे बढ़िया थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका ना आगे नाथ ना पीछे पगहा था। जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति पद से रिटायर लिए थे तो बोला गया था कि आप अपना कुछ लेकर चले जाइए, आपको कुछ मिला है अपना विरासत में लेके चले जाइए। कुछ नहीं लेके गए, एक झोला उठाए चल दिए। और जब एक बार वो अमेरिका गए हुए थे तो अमेरिका वाले ने उनको नासा का हेड बनाना चाहता था। तब पता है एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे? भैया हम जिएंगे किसके लिए? ना हमारा परिवार है, ना पत्नी है, ना कोई है, एक ही वो हमारा भारत माँ है, वो भी तुम छीन लोगे, वो भी तुम छीन लोगे हमसे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे थे हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, और ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, कर्मठशील प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हीं के दम से अगर आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश है तो उन्हीं लोगों को दिन से वो महापुरुष हमेशा अमर रहे। उनको ऊपर वाले स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ धाम में जगह दे। बाकी ये जो थे ना बहुत खतरनाक थे। 1992 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। जब उनको बोलने का बारी आया कि भैया आप भी कुछ बोलिए, तो पता है क्या बोले? ठीक है भारत, ठीक है पूरा पृथ्वी पर प्रदूषण फैल रहा है तो उसके लिए वन लगाया जाएगा, जंगल लगाया जाएगा, नदियां तक तालाब उलाब खुलवाया जाएगा, और जो नदियों में जो कचरा फेंका जाता है उसको ऊपर बैन लगाया जाएगा। अब इतना कहकर वो शांत हो गए, बोले ठीक है आपका भी बात कहना सही है। जब प्रधानमंत्री उस समय पाकिस्तान का नवाज शरीफ था, चोट्टा सबसे गंदा प्रधानमंत्री हो, नवाज शरीफ था, उसको जब बारी आया तो क्या बोलता है पता है? ठीक है हम भी वही बात पर सहमत है जो भारत बोलता है। बोलो वाह अरे भैया, अरे भैया तू अपना कुछ बोलना ना, भारत जो बोलता है ना उसी में हम साथ हैं। चोट्टा कहीं ये बोला कि बोलने का अकल नहीं है, भकलोल कहीं का, डायरेक्ट बोल दिया पीवी नरसिम्हा राव जो बोलते वही क्लियर है। क्या बोला? भारत आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के रेडी था, सबको बारी बारी से मौका आया, सब लोगों ने अपना दिस टाइट दोज हु वाई हुम सब देने लगा, सब इंग्लिश झाड़ने लगा। पता है उस समय उसी सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, एक लड़की को भी मौका आया था भाषण देने के लिए, और उस लड़की का नाम था सेवरन क्यूलिस सुजुकी। 12 साल की लड़की थी बच्चे, 12 साल की, फिर से नाम देख लो, सेवरन क्यूलिस सुजुकी 12 साल की लड़की थी। जब ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में भाषण दे रही थी ना तो सारे नेताओं को पसीना छूट गया था। उसने बोला कि आप भविष्य, आप सभी नेताओं भविष्य का बात करते हैं,
जिनको खुद का भविष्य का टेंशन है वो दूसरों के भविष्य में बात करते हैं, जो अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं वो दूसरों का भविष्य का बात करेंगे। धन्य है ऐसा भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इन नेताओं के चलते अगर प्रदूषण को रोका जाए तो कभी नहीं हो सकता है। सारा वहाँ पे लोग चुप हो गए कि भैया ये बोल क्या दी, इतना हकीकत बात कैसे बोल दिए। 12 साल की लड़की वो उतना बड़ा बड़ा नेताओं के सामने जाकर बोल दी। और आज अभी हम बता रहे हैं आपको, ओपन चैलेंज बोल रहे हैं कि अगर आपके गांव का कोई मेन सरपंच है ना, उसके सामने आपको बोलने का अधिकार नहीं, अधिकार तो आपको बोलने का औकात नहीं है उसके बारे में सच्चाई को, क्योंकि बोल देंगे ना तो वो आपको तकलीफ मान जाएंगे, आपको थोड़ा सा चोट पहुंचा सकते हैं। और उस समय 12 साल की ये लड़की थी जिन्होंने एक से एक प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, सबको सामने में भाषण दे इन लोगों को पसीना छोड़ा दी। आज हमारे गांव, आपके गांव की मुखिया के पास हेड टू हेड, आई टू आई बात करने का औकात नहीं होगा। अरे मुखिया छोड़ो, गांव का सरपंच के साथ तो भी नहीं करेगा। इस समय ये पावरफुल लड़की थी। अब वहाँ क्या हुआ कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन में बात उठा कि भैया कम से कम एक ठो योजना बनाना है। एक योजना बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। योजना का मतलब नियम कानून, और उस योजना का नाम क्या पड़ा पता है? एजेंडा 21। योजना का नाम पड़ा एजेंडा 21। सर ये 21 क्या बताता है? 21 बताता है बच्चे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 21वीं सदी तक नियम आना चाहिए और उस नियम को फॉलो होना चाहिए। जैसे उस नियम को फॉलो होना चाहिए 21वीं सदी तक, मतलब 2000 अभी चल रहा है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2099 फिर हो जाएगा 2100। तो 21वीं सदी तक, 21वीं सदी तक पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए एक से एक योजना जुड़ेगा। और यह योजना किस सम्मेलन में जाकर जुड़ेगा? तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। कौन सा योजना के तहत? एजेंडा 21 के तहत। और आज आपके और हमारे गांव में प्रदूषण को रोकने के लिए अगर कोई नियम आता है तो यह नियम भी शुरुआत में कहां से निकला होगा? रियो डी जेनेरो सम्मेलन से। और कौन सा योजना के तहत? एजेंडा 21 योजना के तहत। जिस समय यह निर्माण हुआ था ना बच्चे, एजेंडा 21 योजना, उसके अंदर 27 गो नियम था। 27 गो नियम था, जिनमें से बहुत सारे नियम हैं। जैसे मानव के केंद्र के बारे में बात किया गया था, पृथ्वी पर जल प्रदूषण को रोकना है, पृथ्वी पर वायु प्रदूषण के लिए रोकना है, पृथ्वी पर पेड़ पौधों लगाना है जिससे भैया वायु प्रदूषण रोका जा सके, पृथ्वी पर नदियां बनाना है और नदियों को साफ सुथरा रखना है था, जिसके कारण नदियों को सुरक्षित, मतलब जिसके कारण नदियों को स्वच्छ रखा जा सके और उसमें मछली पालन किया जा सके। उन्हीं में से एक योजना आपका किताब में छा गया। क्या हो गया? छा गया। जिस योजना का नाम था सतत पोषणीय विकास। आप देखिएगा बुक उठा के बच्चे, आपको यही वाला बात में आया होगा परीक्षा में, इसलिए यही क्वेश्चन आएगा बच्चे, इसलिए हम आपको VVI क्वेश्चन लिखवा दिए कि सतत पोषणीय विकास क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही योजना है एजेंडा 21 में। 27 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है सतत पोषणीय विकास। यह योजना क्या बोलता है पता है? सतत पोषणीय विकास यह योजना के तहत बोला जाता है कि पृथ्वी को बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी को विकास करना है। समझ में आ रहा है ना? मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यावरण को विकास करना है। इस विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। आज जरा सोचो, सतत पोषणीय विकास कितना बढ़िया है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए पर्यावरण को विकास की ओर ले जाना है। तो वह कौन सा योजना था? सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषण आपके एरिया में भी इसका उपयोग हो रहा है। देख रहे हैं तालाब, जैसे हम लोग तालाब खोल रहे हैं, उस तालाब में मछली डाल रहे हैं, तो तालाब खोल रहे हैं तो उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये हुआ सतत पोषणीय विकास। अब नर्सरी लग रहा है, भैया नर्सरी लग रहा है तो वहाँ पे खुदाई करके वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। उससे तो पर्यावरण का कोई नुकसान है, बशर्ते पर्यावरण का विकास है। तो ये भी सतत पोषणीय विकास है। आप समझिए बच्चे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक?
आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो ये सतत पोषणीय विकास है। और यह बात पर्यावरण पर होगा तभी सतत पोषणीय विकास है। जैसे आपके घर में आम का 10 ठो पौधा आया, आप जमीन को खुदाई करके आप वहाँ पे आम का पौधा लगा दें। आप सोचो, जमीन का जिस टाइम खुदाई कर रहे हैं आप, उसमें पर्यावरण का क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हम, अब जैसे पेड़ पौधे लगाए भैया, तो क्या विकास होगा आगे चल के? नहीं होगा, विकास होगा। और जब विकास होगा तो यह विकास कौन सा विकास कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। लेकिन अभी हमारे देश में भारत सरकार इसके ऊपर एक से एक फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से कई सारे कानून लाए जा रहे हैं ताकि हमारे पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जा सके। इसके लिए जंगलों में तालाब की खुदाई कर रहे हैं, जगह जगह पे नर्सरी बनवा रहे हैं, जिससे आगे चल के ये पर्यावरण को बेनिफिट हो। अब पर्यावरण जब जिससे आगे चलकर यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो केवल अपना भविष्य के बारे में देखते हैं, दूसरा का भविष्य के बारे में नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कई सारे लोगों की जो प्रतिनिधित्व के रूप में खड़े होते हैं, ये सब देखो जिम्मेवारी तो पढ़ा लिखा इंसान, आप सोचो ना कि नर्सरी लगाना है और आपके घर में या कोई भैया विकास करना है, आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट लगवाना है, रोड बनवाना है, ये सब काम क्या एक एसपी करेगा, एक डीएम करेगा, एक जो ऊपर में बैठे हुए एसडीएम वो करेगा? वो सब नहीं करते हैं। आपके गांव का विकास, आपके क्षेत्र का विकास जब भी करेंगे तो मुखिया करेंगे, एमएलए हो चाहे एमपी हो, वही मुखिया ये सब करते हैं। लेकिन कुछ कुछ भ्रम के कारण क्या बोले हम, ये सब ना हड़प लेते हैं, हड़प लेगा और हड़पने के बाद फिर वह विकास भी नहीं हो पाता है। और जब विकास नहीं होता है, वही पैसा जो हड़पकता है वो पैसा को रखेगा, फिर अगला समय में चुनाव में यूज करेगा। अरे ऐसा ऐसा बाप रे बाप ऐसा ऐसा वादा करता है ना मुखिया, ये सब लोग ऐसा ऐसा वादा करेगा मुखिया लोग कि लगेगा वाह, रावण से भी इन लोग बड़का बड़का दानी है। और पता है मुखिया बन जाने के बाद तुम कौन है रे, हम तुमको नहीं जानते। यही रियलिटी है। यही होगा जब आप अशिक्षित लोगों को वोट करेंगे, अशिक्षित लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुन देंगे, तो यही हाल होगा। मेरा बात याद रखना आप लोग बच्चे, जब भी दो नेता आपस में भिड़ेगा ना, जो भी दो नेता के बीच में आपस में मनमुटाव होगा, तब तब तकलीफ वहाँ की जनता की होगी। ये रियलिटी है। आज हम बात खुल के बोल दी, ये रियलिटी है। जब जब दो नेताओं आपस में भिड़ेगा तब तब तकलीफ किसको होगा? तो वहाँ की जनता को होगा। इसलिए आपका सर्वोच्च अधिकार है वोट डालने का, आपको अधिकार है, क्योंकि आप संविधान का अनुच्छेद 12 से 21 में 12 से लेकर 19 में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको भी अधिकार है कि आप वैसा प्राणी को चुने जो आपकी बातों को देखता है, आपको बातों को सुनता है और वह रूल पूरा गांव में लागू करता है। एक तो नियम जरूर आना चाहिए, और आप जरा हमको कमेंट में बताइए कि यह नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संविधान में मोदी जी संशोधन कर दे, और संशोधन क्या कर दे कि भैया आपको मुखिया बनने के लिए, आपको प्रतिनिधित्व एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो फिर ये संशोधन कर दे मोदी जी, दूसरा संशोधन कर दे मोदी जी कि जिस तरह से झारखंड पुलिस में जाने के लिए, जिस तरह से उत्पाद सिपाही में जाने के लिए, जिस तरह से आर्मी नर्सिंग में जाने के लिए, जिस तरह से आर्मी जीडी में जाने के लिए, जिस तरह से आईपीएस बनने के लिए, जिस तरह से आईएएस बनने के लिए, जिस तरह से 10th का बोर्ड पास करने के लिए एग्जाम लेकर इन लोगों को पास किया जाता है, तब इन लोगों को वो पद मिलता है। उसी तरह से नेता और मुखिया के पद तभी मिलेगा जब आपको एग्जाम में पास होइएगा, तब मिलेगा आपको। तो क्यों ना इसमें संविधान संशोधन में एक नियम क्यों नहीं ला देते हैं मोदी जी कि आप मुखिया तभी बन सकते हैं जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा तब। देखिए हमारे देश, हमारे गांव समाज क्यों नहीं विकास करेगा? एकदम विकास करेगा, क्योंकि हमारे देश में जिस दिन अनपढ़ गंजड़ी
लोगों के हाथ में सत्ता चल जाता है तो वह गरीब लोगों को तकलीफ कभी नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि उनको लगता है ना कि हम जिस तरह से एसी का गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिस तरह से हमको ठंडक महसूस होता है, उस तरह से पूरा गांव समाज के लोग ठंडक महसूस करते हैं। भैया कभी आइए हम लोगों को गांव दिखाते हैं, हमारे क्षेत्र में लोगों की गरीबी क्या होती है। अरे गरीबी वो बीमारी होती है जो उम्र का भी लिहाज नहीं रखती है। तकलीफ क्या होती है उन लोगों से जाकर पूछिए जो खेलने कूदने के उम्र में, पढ़ाई करने के उम्र में घर की जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर बैठा के रखा हुआ है। तकलीफ क्या होती है आप लोगों को क्या पता है? अब आप लोगों को कहने मतलब आप नेताओं को क्या पता है तकलीफ क्या होती है? जिसका ऊपर बीतता है वही जानता है, क्योंकि एक मरीज का दर्द एक मरीज ही जान सकता है, डॉक्टर तो बाद में जानेगा कि इसका अंदर की तकलीफ क्या है। इसलिए आपका अधिकार, सर्वोच्च अधिकार मेरा सिखाने का काम है, आपको सीखने का काम है। बस आप खुद समझदार हैं। आप एक वोट का अधिकार है, वोट जबरदस्ती नहीं, आपको अधिकार बताता है। और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए दौड़ना नहीं, तेज रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा और वो आपको पहले शिक्षित होना पड़ेगा। आपका बाकी खुद का अधिकार है। मेरे तो यही कथन है कि मोदी जी संविधान में संशोधन करें कि आपको नेता में मुखिया का पद खड़ा होना है, तो फिर भैया एमएलए का पद खड़ा होना है, उसके लिए आपको एक ठो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। देखिए आपके गली, आपके मोहल्ला का मुखिया अगर छटान आ गया तो फिर हमको बोलिएगा। और हमारे देश का जनता भी वैसी तरह है। आप सोचो ना, हमारे देश की, हमारे गांव, हमारे समाज की जनता कैसा है। जिस समय ये इलेक्शन आएगा ना, उस समय 500 रुपये देगा, 100 रुपया देगा, मुर्गा मछली पर बिक जाएगा। वाह रे भैया वाह, आपका रेट 500 है, वाह माथा धर लो 500। एक खस्सी का रेट क्या है? एक खस्सी का दाम है 5 से 6 हज़ार, लेकिन आपका दाम 500 आपका दाम है। वाह धन्य है आप। इसलिए बिना पैसा लिए शिक्षित प्राणी को चुने, और बिना पैसा लिए अगर गांव समाज का विकास होना चाहता है तो जब जब इन चमचों के हाथों में जाएगी तब तक विकास खत्म हो जाएगा। और मेरा बात फिर से याद रखना, दो नेता आपस में झगड़ा करेगा तो पिसाएगा वहाँ की जनता। ये रियलिटी है और आप लोग खुद समझ रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। आपका जो अधिकार है वो जरूर कर सकते हैं। तो ये हुआ हम लोगों को रियो डी जेनेरो सम्मेलन का पूरा डिटेल कहानी, है ना। चलिए आप लोग इसको नोट्स उतार लेंगे, आप ईमानदारी से इसको नोट्स उतारिए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैसा विकास जो बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हो जाए उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।